हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टेट ईवीएस का, तो आज क्या करेंगे, हमारे जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 30 होगी क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में भी 30 प्रश्न आते हैं ईवीएस से। और आज मैं सोच रही थी आप लोगों को लाइव क्लास लेने की, लेकिन हो नहीं पाया किसी कारणवश। तो हम रिकॉर्डेड ही डाल रहे हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है वो है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो अगर हम वायुमंडल की परत की बात करें तो वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। कौन कितनी परतें? 5 परत पाई जाती हैं। कौन-कौन सी? तो एक आपका क्षोभ मंडल, आगे का अक्षर केवल लिख रहे हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, ठीक है? जो क्षोभ मंडल है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, ठीक है? सबसे वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह है या परत है वो है आपकी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आपका संताप मंडल पाया जाता है, उसके बाद में मध्य मंडल पाया जाता है, मध्य मंडल के बाद में आपका आयन मंडल और सबसे अंत में आपका वायुमंडल पाया जाता है। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो जो क्षोभ मंडल है इसमें जितनी भी मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, चक्रवात, तूफान, बारिश, बादल, ये सभी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, ठीक है? समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। समताप मंडल में जो समताप मंडल है ये वायुयानों के उड़ने के लिए आदर्श है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बादल वगैरह नहीं होते, एकदम साफ होता है। तो यहाँ पर और तापमान भी समान रहता है। तो ये क्या है, वायुयान के लिए आदर्श मानी जाती है। ओजोन परत यहीं पर पाई जाती है, ठीक है? अगर हम यहीं पर बात करें मध्यमंडल की तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो कौन सी? वो है आपकी मध्यमंडल है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी? मध्यमंडल है, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करें अपने आयन मंडल की तो आयन मंडल जो है ये वायुमंडल का ही पार्ट है। वायुमंडल के जो निचला पार्ट है उसे आयन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल में आयन मंडल के ही आयन मंडल से ही जो ये दूरसंचार है ये संभव हो पाता है। जैसे कि हम फ़ोन से बात कर रहे होते हैं तो ये आयन मंडल से ही जो रेडियो तरंगें जाती हैं वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। तो उसी के कारण ये हमारी जो बातचीत होती है या हम जो वीडियो वगैरह अपना अपलोड करते हैं या जो भी है जितने भी इंटरनेट वाली हैं या जिसमें एक जगह से दूसरी जगह कुछ ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो ये सब आयन मंडल की से में ही संभव हो पाता है क्योंकि वहाँ से ये जो यहाँ संचार किरणें होती हैं ये जाती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। वायुमंडल की बात करें तो जो वायुमंडल है उसमें जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं सभी वायुमंडल में ही स्थापित किए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल। पृथ्वी सॉरी वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सेकंड नंबर का है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी-बेरी, रतौंधी और थकान। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है आपकी स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की अगर स्रोत की बात करें तो जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इन सभी में हमारी विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है? अगर हम विटामिन की बात करें तो जो विटामिन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? तो फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले अ विटामिन सी शब्द का प्रयोग किया था। अब यहीं पर बात करें कि जो सॉरी विटामिन सी नहीं, विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, माफ़ करिएगा। विटामिन शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक फंक ने किया था। अगर यहीं पर बात करें कि जो विटामिन है ये कितने प्रकार के, तो विटामिन 6 प्रकार की है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बी और सी ये जल में घुलनशील हैं, इसमें जल में घुलनशील हैं और विटामिन ए, डी, ई, के जिसे हम कीड़ा के नाम से भी याद कर सकते हैं, ये वसा में घुलनशील है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सी वसा में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील 2 विटामिन है, बी और सी, जो कि हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती हैं। इन्हें हमें रोज़ अपने भोजन में लेना होता है और ये भी प्रश्न बनता है कि किस विटामिन को गर्म करने पर वो नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी जो है इन्हें गर्म करने पर ही नष्ट हो जाती है, ठीक है?
बेरी-बेरी जो रोग है ये विटामिन बी की कमी से होता है, रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि असम असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर और कान्हा किसलिए? तो जो मानस है ये भी असम में ही स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य ये भी असम में है। जो काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गिर की बात करें तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है ये गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। कान्हा किसली? कान्हा किसली जो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, वन्यजीव संरक्षण से, हाथियों के क्षर संरक्षण से या ओजोन परत के संरक्षण से? तो जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि का जो संबंध है वो रामसर सम्मेलन जो है ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। किससे? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है? अब यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामसर सम्मेलन का जो संबंध है वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। अगर यहीं पर हम रामसर सम्मेलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें तो जो रामसर सम्मेलन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ईरान के राम शहर पर हुआ था। आर्द्र भूमियों के संरक्षण, जैसे जो आर्द्र भूमियाँ हमारी थी वो क्या हो रही थी? खत्म हो रही थी, ठीक है, या विलुप्त हो रही थी। तो उनके संरक्षण की बात की गई कि हाँ भाई इनका भी संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे पक्षी होते हैं इनका आवास होती है आर्द्र भूमि, और ये क्या करते हैं, बहुत सारे जीव जंतु प्रजातियाँ, कई सारी प्रकार की पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ भी आर्द्र भूमि में पाई जाती हैं। तो उनका जब आर्द्र भूमियों का जब क्या हो रहा था कि ये विलुप्त हो रही थी या खत्म हो रही थी, तो इनके संरक्षण पर बात की गई। तो ये इनके जब ये चर्चा की गई विश्व स्तर पर, तो ये ईरान के रामसर स्थल पर क्या किया गया? सम्मेलन किया गया आर्द्र भूमि के लिए, ठीक है? तो इसलिए तो इसका नाम पड़ गया कि जो आर्द्र भूमि से संबंधित जो सम्मेलन हुआ ईरान के रामसर शहर में, तो उस सम्मेलन का नाम पड़ गया रामसर सम्मेलन, उस स्थान के नाम पर। और ये सम्मेलन हुआ कब? तो 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन हुआ, और जो भी चीज़ें उसमें जो बातें की गई ये लागू कब हुआ? तो ये 1975 में लागू हुआ, ठीक है? भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ, ठीक है? अगर आपसे ये बात किया जाए कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन-सा घोषित किया गया था, तो 1981 ईस्वी में 2 स्थान, एक चिल्का झील और एक आपका केवला द्विपक्षीय अभयारण्य है, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया पहला, ठीक है? ये दोनों साथ में घोषित किए गए थे, एक चिल्का झील और एक केवलादेव रामसर स्थल। कब? तो 1981 में घोषित किया गया और 1982 में भारत इसका सदस्य बना या इसे इसमें शामिल हुआ, ठीक है? अगर हम बात करें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अभी 5 जून को एक रामसर स्थल घोषित हुआ है, ठीक है? बखीरा रामसर स्थल। तो बखीरा पक्षी अभयारण्य था जिसे प्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता था, तो उसे क्या किया गया? 100वां, मतलब भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया और वो उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। तो वर्तमान में देखा जाए तो आपके आपके ऑप्शन के हिसाब से होंगे यहाँ पर, अभी ये करंट का है। तो अगर देखिएगा, अगर 13 रहेंगे आपके ऑप्शन में तो 13 लगाइएगा, नहीं तो 12 लगाइएगा। तो कितने हैं? 13 रामसर स्थल आपके उत्तर प्रदेश में है। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में अब 2026 जून 2026 में अब 100 रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्या किया जाता है, रखा जाता है। जो रामसर स्थल है इसमें एक रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें जो आर्द्र भूमियाँ खतरे में शामिल हैं या क्या है कि ख़त्म होने वाली हैं, तो एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें इन इन आर्द्र भूमियों को रखा जाता है। उसका रिकॉर्ड का नाम क्या है? तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में क्या किया जाता है, जो आर्द्र भूमियाँ क्या हैं, खतरे में हैं या विलुप्त होने वाली हैं, तो उनमें
उस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब भारत की दो झीलें हैं इसमें, एक है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान वाला है, और एक है लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील में एकमात्र नेशनल पार्क है तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसे केवुल लामजाओ बोलते हैं, और वहीं पर संघाई हिरन पाया जाता है। तो लोकटक झील आपका मणिपुर, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि मकेक बंदर, सिंह पूछ बंदर, मकेक बंदर जिसे सिंह पूछ बंदर के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, या मकेक बंदर या सिंह पूछ बंदर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, और इसका जो पुराना नाम है वो हैली नेशनल पार्क है, नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो जो मकेक बंदर या सिंह पूछ बंदर है ये कहाँ, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए प्रसिद्ध है? तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए प्रसिद्ध है। ये है कहाँ पर? तो ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का छोटा रण, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है जो कि लद्दाख में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कच्छ का छोटा रण ये गुजरात में है, और ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अंडमान और निकोबार का सर्वोच्च बिंदु सैडल पीक कहाँ स्थित है? सबसे पहले आप ये जान लें कि आपका प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंची बिंदु कौन सी है? क्या पूछा जाता है? अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका वो है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, बी ऑप्शन दक्षिण अंडमान, सी ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, और डी ऑप्शन है लघु अंडमान। तो जो अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च बिंदु है सैडल पीक, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो सैडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 732 मीटर इसकी ऊंचाई है सैडल पीक की। कितनी ऊंचाई है? 732 है। ठीक है, और ये बंगाल खाड़ी में है। कहाँ पर? जो उत्तरी अंडमान है ये बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी जो है वहाँ पर एक द्वीप है उत्तरी अंडमान, वहीं उसी पर वहाँ पर ये स्थित है, और वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस नदी द्वारा बनता है? श्रावती, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी? तो जो प्रसिद्ध जोग जलप्रपात है ये श्रावती नदी द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो जोग जलप्रपात है इसे सरगोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? सरगोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और जो जोग जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। ठीक है, और ये जोग जो जलप्रपात है ये स्थित कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट से बहने वाली शरावती नदी द्वारा ये बनता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो शरावती नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट कर्नाटक से बहने वाली नदी शरावती पर ये स्थित है जोग जलप्रपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि
ठंडी स्थानीय हवा मिस्ट्रल क्या है? ठंडी स्थानीय हवा मिस्ट्रल मुख्य रूप से किस देश में बहती है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र या फ्रांस? तो जो ठंडी स्थानीय हवा है मिस्ट्रल, ये मुख्य रूप से फ्रांस में बहती है। कहाँ पर? फ्रांस में बहती है। ठीक है। अगर हम बात करें कि जो ये मिस्ट्रल है, ये क्या है? सर्दियों के दौरान अल्पस, कौन सा? आल्पस पर्वत, ठीक है, आल्पस पर्वतों से भूमध्य सागर की ओर फ्रांस की रोन नदी, कौन सी नदी? फ्रांस की रोन नदी घाटी में ये बहती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक कालिंजर किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक कालिंजर किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है झांसी, बी ऑप्शन है महोबा, सी ऑप्शन है बांदा, डी ऑप्शन है ललितपुर। तो जो ऐतिहासिक कालिंजर है, ये बांदा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांदा में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? उन्नाव, बलिया, कबीरनगर या ललितपुर? तो जो बखीरा पक्षी अभयारण्य है, ये कबीरनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह मुख्य रूप से वर्तमान के किस क्षेत्र में हुआ था? तो जो संथाल विद्रोह है, ये कहाँ पर हुआ था? तो जो संथाल विद्रोह है, ऑप्शन नंबर है गुजरात, राजस्थान, झारखंड और केरल। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था झारखंड में। तो वर्तमान के किस क्षेत्र में? ये झारखंड में है। संथाल विद्रोह मुख्य रूप से वर्तमान के किस क्षेत्र में? तो झारखंड में। ठीक है। अगर हम संथाल विद्रोह की बात करें, तो जो संथाल विद्रोह, जिसे हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था, ये 1855 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मजदूर थे, मजदूरों के खिलाफ सबसे बड़े आदिवासी विद्रोहों में से एक था। जो संथाल विद्रोह था, ये ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ था, जो मजदूर काम कर रहे थे ब्रिटिश कंपनी में, और ये आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह था। कौन सा? संथाल विद्रोह। ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है वो सिद्धू और कान्हू मुर्मू, क्या नाम है? सिद्धू, नेतृत्वकर्ता जो थे उनका नाम, एक थे सिद्धू, क्या नाम था उनका? सिद्धू, और एक लोग और थे, उनका नाम था कान्हू मुर्मू। ये नेतृत्व करता थे, और मुख्य रूप से अब ये कहाँ पर है? तो जो झारखंड की राजमहल पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर संथाल जनजाति पाई जाती थी, और उन्हीं के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। तो नेतृत्वकर्ता कौन है, ये ध्यान रखेंगे, सिंधु और कान्हू मुर्मू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चेचू जनजाति मुख्य रूप से नल्ला माला जंगलों में कहाँ निवास करती है? तो जो चेंचू जनजाति है, ये मुख्य रूप से नल्लमाला जंगलों में कहाँ निवास करती है? उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और असम। तो चेंचू जनजाति जो है, ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में निवास करती है। आंध्र प्रदेश के नल्लामाला जंगलों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इटाई रोग मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में गंभीर दर्द और क्षति का कारण बनती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपकी हड्डियाँ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इटाई रोग जो है, ये किसकी जल में किसकी अधिकता से होता है, ये बताइए आप लोग। तो जल में जब कैडमियम की अधिकता ज़्यादा हो जाती है, तब इटाई रोग हो जाता है। मिनी माता रोग पारे की अधिकता से हो जाता है। और ब्लैक फुट जो है, ये आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या है कि राजस्थान में ऐतिहासिक बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता था। मेघा पाटेकर, तो ये नर्मदा बचाओ नदी आंदोलन चला था, उसमें थी हेगड़े और अमृता देवी। तो जो बिश्नोई आंदोलन
आंदोलन था इसके जो नेतृत्व किया था उन्होंने अमृता देवी ने इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन स्वास्थ्य को किससे बचाने के लिए एक वैश्विक संधि थी? ओजोन, POPS, ई कचरा या पारा? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था ये POPS को इससे बचाने का एक क्या था, वैश्विक संधि थी। ठीक है, क्या थी? वैश्विक संधि थी। जो POP है इसका अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो इसके फुल फॉर्म है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। क्या है? परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को को किससे जोड़ता है? बीजिंग, टोक्यो, लंदन या व्लादिवोस्तोक? तो जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 18वां नंबर की 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तिलक, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उसके विरोध में आंदोलन हुआ। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, मतलब कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनको जला दिया गया और क्या कहा जाए कि हम अपना जो स्वदेशी सामान है वही यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5, 6? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं, अगर कुल सदस्य की बात की जाए तो इसमें अस्थायी 5 सदस्य होते हैं और 15 जो हैं ये आपके अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ATP, सूर्य का प्रकाश, DNA, RNA? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? तो जो एगमार्क है इसका संबंध है गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है? अरस्तु, इसके बाद में आपका है चार्ल्स डार्विन, मेंडल और रॉबर्ट हुक। तो जो प्रजातियों की उत्पत्ति है इसकी रचना किसकी है? तो प्रजातियों की जो उत्पत्ति है इसकी रचना है आपकी, जल्दी बताइए, जिसको पता हो वो भाई बता दें, किसे पता है? तो जो प्रजातियों की उत्पत्ति ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी रचना? चार्ल्स डार्विन की रचना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है? जिनेवा, हैग, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर की उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मलिहाबादी आम के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर, आगरा, मेरठ और लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो है वो मलिहा आम के लिए प्रसिद्ध है और चिकनकारी के लिए भी, चिकनकारी एक शिल्प कला है, इसके लिए भी ये फेमस है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी की अगर बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, गंडक, हिंडन, ये सब क्या हैं?
आप हिंडन और टोंस ये सब आपकी यमुना की सहायक नदी है, लेकिन जो गंडक है ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गंडक है ये यमुना की सहायक नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू, एटलस और कामेट। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, मतलब गॉडविन ऑस्टिन। अगर यहीं पर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो वो कंचनजंगा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, भगवान जगन्नाथ से। तो पुरी की जो प्रसिद्ध रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं हिमालय, सुंदरबन, रेगिस्तान या वर्षावन। तो जो मैंग्रोव पौधे हैं ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर हमेशा बारिश होती है और दलदली भूमि होती है। तो ये क्या करते हैं, जो मैंग्रोव के पौधे की जो जड़ें होती हैं ये ज़मीन से बाहर निकल आती हैं श्वसन के लिए। तो और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है मोर, गौरैया, सारस और तोता। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है, जिसे क्रेन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आज जो हमने कितने प्रश्न आपने सॉल्व किए, तो हमारे ये 30 क्वेश्चन थे जो कि हमारे एग्जाम में भी इतने ही पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ आज की जो हमारी एक क्लास थी आपको पसंद आई होगी। और मैं सोच रही थी आपके लाइव क्लास लेने की, लेकिन हो नहीं पाया। कल फिर ट्राई करेंगे, अगर हो जाएगी लाइव तो कल से हमारी लाइव ही क्लास चलेगी, जिसमें हम सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, मतलब प्रश्न के माध्यम से बातचीत भी हो पाएगी कि हाँ क्या कौन से प्रश्न आपके बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो कल ट्राई करते हैं फिर से लाइव क्लास के लिए। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो भाई रिकॉर्डेड ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।